हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में पढ़ा था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें बैक्टीरिया का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया में 3 तरह के पैरासेक्सुअल साइकिल चलते हैं, बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन जो बता दिया था मैंने, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एक और है, उस पर भी बेस्ड है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है बैक्टीरिया का ही सेक्सुअल साइकिल है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। एक्चुअल में इसको दिया था जिंडर और लीडरबर्ग ने। अगर देखा जाए तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव हुआ कि भाई डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा जो प्रूव करना था, जो मोस्ट एक्सेप्टेड या मोस्ट मतलब वेरीफाइड कह लो या मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल कह लो, वो है ट्रांसडक्शन का। ट्रांसडक्शन आपने पढ़ा होगा, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ा होगा, इसको जिंडर और लीडरबर्ग ने दिया था। कॉन्जुगेशन लीडरबर्ग और टेटम ने दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दिया था, इसको जिंडर और लीडरबर्ग ने दिया था। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया, जिंडर और लीडरबर्ग ये प्रूव नहीं कर पाए कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो इसलिए है कि डीएनए एक्ट जेनेटिक मटेरियल। वो तो बैक्टीरिया का सेक्सुअल साइकिल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन बाद में इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने दिया था इसको, जिंडर एंड लीडरबर्ग। लेकिन बाद में 2 साइंटिस्ट आए 1952 में इसी ट्रांसडक्शन को प्रूव किया था 2 साइंटिस्ट ने। एक का नाम था अल्फ्रेड हर्शी और दूसरे का नाम था मार्था चेज। आप हर्शी और चेज याद रखिएगा। 2 साइंटिस्ट आए 1952 में, एक का नाम था अल्फ्रेड हर्शी और दूसरे का नाम था मार्था चेज। आप सिर्फ हर्शी और चेज याद रखेंगे। हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट अक्सर आता है, ध्यान रहे बोर्ड में। इन 2 में से एक अल्टरनेट ईयर जरूर आएगा। अगर इस साल ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है तो अगले साल ट्रांसडक्शन के लिए तैयार रहिएगा। यानी इस बार अगर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पूछ दिया तो अगली बार हर्षा चेज का एक्सपेरिमेंट पूछता है बोर्ड में। ये इंपॉर्टेंट भी है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी हो सकता है कि ना पूछे, 1% तो बोर्ड के डिसीजन होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। बोर्ड में जो पेपर बनाते हैं उनके डिसीजन होते हैं, लेकिन हो सकता है मे बी दैट रिपीट कर जाए। आप दोनों प्रिपेयर करके जाएं, ध्यान रहे। वहाँ ना पूछेगा, नीट में पूछेगा, आप छोड़े ना इसको। दोनों एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ना। हर्शी और चेज, इन दोनों ने जो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया वो कैसे किया देखते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्रिफिथ ने सेलेक्ट किया था एक बैक्टीरिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उसी तरह से इन लोगों ने यानी हर्शी और चेज ने एक बैक्टीरिया को एक वायरस को सेलेक्ट किया। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस कहते हैं या बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस कहते हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इन लोगों ने किसको सेलेक्ट किया? बैक्टीरियोफेज को। पूरा नाम है उसका बैक्टीरियोफेज वायरस या बैक्टीरियोफेज 5174। ये क्या है? बैक्टीरिया ईटिंग या बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इस तरह से होता है, मैं एक बार डायग्राम बना दूं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, वो भी एसएस डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा, कई जगह बना रहता है। ये बैक्टीरियोफेज है। इसका जो डीएनए होता है वो एसएस डीएनए होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये इसका क्या है? डीएनए है। कैसा डीएनए है? एसएस डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए तो होता ही है, डीएनए डबल भी होता है, आरएनए भी डबल होता है, सब आगे बताएंगे उसको भी। ये इसका ऊपर का कोट है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड, या इसी को क्या बोलते हैं? कोट। तो इस तरह से ये एक बैक्टीरिया ईटिंग वायरस है जिसको
हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है। कैप्सिड चारों तरफ से कवर प्रोवाइड करता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी होती है, वो इसके डीएनए में होती है। अब इसका यूज इन दोनों ने कैसे किया ये देखते हैं। एक्चुअल में इस बैक्टीरियोफेज के लिए हर्शी और चेज ने 2 कल्चर मीडिया यूज किया, या मतलब ये कह लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया। 2 कल्चर मीडिया बनाया। एक कल्चर मीडिया में क्या किया, एक कल्चर मीडिया बनाया ये। एक कल्चर मीडिया में क्या किया कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप के रूप में रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया। इसमें क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर, जिसको हम बोलते हैं S35, इसमें लेकर के एक बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें लेकर के मैं छोटा सा एक बैक्टीरियोफेज बना देता हूँ। यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसमें लेकर के डाल दिया। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या हो गया कि डिप्ड हो गया, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर हो गया। अब दूसरा कल्चर तैयार किया। दूसरे कल्चर में क्या किया कि उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया। इसमें क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के रूप में P32 डाल दिया। इसमें फिर एक बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। अब देखो हुआ क्या, एक्चुअल में ये इसका डीएनए है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो सल्फर है वो प्रोटीन में पाया जाता है। जो इसका कैप्सिड है, कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और तो जब इसको इस रेडियो एक्टिव सल्फर में डाला तो जो इसका प्रोटीन था, कैप्सिड था, वो रेडियो एक्टिव हो गया। डीएनए में सल्फर नहीं होता, जिसके कारण डीएनए नॉर्मल रह गया। दूसरा वो कल्चर मीडिया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला था, उसमें क्या हुआ कि इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ, क्योंकि फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड के रूप में कहाँ पे होता है, डीएनए में होता है, कैप्सिड में नहीं होता। तो 2 फायदे हुए। फ़ायदा क्या हुआ, तो जिस कल्चर मीडिया में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला था, उस कल्चर में जब बैक्टीरियोफेज को डाला था उसका कवर रेडियो एक्टिव हो गया, कैप्सिड रेडियो एक्टिव हो गया। और जिस कल्चर मीडिया में फॉस्फोरस डाला था, उसमें जिस बैक्टीरियोफेज को डाला उसका क्या हुआ, तो डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ, जो उसका कैप्सिड था वो नॉर्मल रह गया। क्लियर हुआ। तो इस तरह से इस फिनोमिनॉन को बोलते हैं लेबलिंग ऑफ फेजेस, यानी दोनों फेज लेबल्ड हो गए। किस चीज़ से लेबल्ड हो गए, तो एक लेबल्ड हो गया रेडियो एक्टिव सल्फर या S35 से, दूसरा किससे लेबल्ड हो गया, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस या P32 से। अब जो रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल्ड हुआ था उसका कोट रेडियो एक्टिव हुआ। क्यों, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, डीएनए में सल्फर नहीं होता है। तो इसमें जो 35S आया वो कैप्सिड में आया। और दूसरा जिसको फॉस्फोरस में डाला था उसका डीएनए इसलिए रेडियो एक्टिव हुआ क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता। तो इसको क्या, इसमें क्या हो गया, ये जो 32P32 हुआ वो किसमें हुआ, इसके डीएनए में हो गया। इसको बोलते हैं लेबलिंग, यानी दोनों लेबल्ड हो गए। अब क्या करना था, इसको बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस करना था। अब बारी आई बैक्टीरिया सेलेक्ट करने की। तो जब बैक्टीरिया सेलेक्ट किया गया तो उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया जो बैक्टीरिया हम बड़े आसानी से कल्चर में ग्रो करा सकते हैं। तो उसके लिए चूज किया गया, या जिस बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियोफेज आसानी से इन्फेक्शन कर दे, आसानी से इंट्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए खोजा गया एस्चेरिचिया कोलाई को। हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में पाए जाने वाला ये एक बैक्टीरिया है जहाँ पे ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। इस ई कोलाई को ऑब्टेन किया गया और इस ई
ई कोलाई को लेकर के फिर से लेबलिंग की प्रोसेस हुई। आगे देखो क्या किया गया। आगे इनको क्या मतलब हर्शे और चेज ने क्या किया, इनके पास दो लेबलिंग बैक्टीरियोफेज मिल गए थे। एक बैक्टीरियोफेज वो मिला था जिसका प्रोटीन क्या था, या सॉरी प्रोटीन न कहो, कैप्सिड रेडिएक्टिव था, और दूसरा ऐसा बैक्टीरियोफेज था जिसका क्या रेडिएक्टिव था, तो डीएनए रेडिएक्टिव था। दो तरह के बैक्टीरियोफेज मिले, दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। एक का रेडिएक्टिव था कोट, इसकी कोट को क्या करते हैं हम, रेडियोएक्टिव से बना देते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरियोफेज था जिसका कोट रेडियोएक्टिव था, और दूसरा बैक्टीरियोफेज ऐसा था जिसका इसका डीएनए नॉर्मल था, कोट रेडियोएक्टिव था, लेकिन डीएनए क्या था इसका, नॉर्मल था। और दूसरा ऐसा बैक्टीरियोफेज था जिसका कोट जो था वो क्या था, नॉर्मल था, और डीएनए क्या था, रेडियोएक्टिव था। डीएनए इसका क्या था, रेडियोएक्टिव था। क्लियर। तो यहाँ पे दो चीज़ मिला, इसमें इसके कोट जो है वो क्या है, रेडियोएक्टिव है, यानी कि क्या है उसमें S35 है, और दूसरा क्या है बैक्टीरियोफेज, इसका डीएनए रेडियोएक्टिव है, कोट नॉर्मल है, डीएनए में क्या है तो P32 है, यानी रेडियोएक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है। कोट क्या है इसका, नॉर्मल है, नॉर्मल कोट, और इसका कोट रेडियोएक्टिव है। डीएनए क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल डीएनए। क्लियर। तो इस तरह से दो बैक्टीरियोफेज बने। अब इस बैक्टीरियोफेज को क्या किया गया कि एक बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्ट करा दिया गया। दो अलग अलग बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन कराए, तीन इवेंट हुए। एक हुआ इन्फेक्शन, दूसरा हुआ ब्लेंडिंग, तीसरा हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन। जब इसमें इन्फेक्शन किया गया तो देखो क्या हुआ, इन्फेक्शन के बाद इस बैक्टीरियोफेज को जब इन्फेक्ट करा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जो डीएनए होता है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया, कोट जो था वो बाहर रह गया, ठीक है। और दूसरा भी ऐसे ही हुआ, इसका भी डीएनए अंदर चला गया, कोट बाहर रह गया। इसको अलग डायग्राम बना देते हैं, तब देखो क्या हुआ। इसमें क्या किया गया, दो तरह के बैक्टीरियोफेज लिए गए। पहले मैं बैक्टीरियल सेल यहाँ बना देता हूँ। ये बैक्टीरियल सेल एक हो गया, इस बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन करा दिया गया, ठीक है। अब इन्फेक्शन हो गया तो डीएनए अंदर आ गया और कोट जो था वो इसका बाहर रह गया। इसका डीएनए नॉर्मल था, वो डीएनए यहाँ आ गया, और ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है। ये क्या हो गया, फेज डीएनए, यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ये है बैक्टीरियोफेज, उसको फेज डीएनए भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज है ये, जिसमें क्या है, कोट जो है वो रेडियोएक्टिव है, डीएनए क्या है, नॉर्मल है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा वाले में क्या है कि उल्टा है इसका। दूसरे वाले में ये है कि डीएनए रेडियोएक्टिव है और कोट उसका नॉर्मल है। इसमें भी वही होगा, इसमें ऊपर वाला पोर्शन जो था वो डीएनए का कोट नॉर्मल है और डीएनए रेडियोएक्टिव है। ये कोट बच गया,
अब इसका डीएनए जो था वो यहाँ आ गया, यहाँ बैक्टीरिया का डीएनए हो गया ये, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्फेक्शन करा दिया, यहाँ पे क्या करा दिया, इन्फेक्शन करा दिया। जब इन्फेक्शन करा दिया उसके बाद, इन्फेक्शन कराने के बाद इसको एक ब्लेंडर होता है, जब ये इन्फेक्ट हो गया तो ये जाके डीएनए इसके डीएनए से मैच कर गया, मतलब मिक्स हो गया। यहाँ भी वायरल, चूँकि वायरस का अपना डीएनए तो होता नहीं है, वो जा कर के होस्ट सेल के डीएनए में अपना डीएनए ऐड कर देता है, ऐड कर दिया, इन्फेक्शन हो गया। ऐड करने के बाद जो दूसरा इवेंट हुआ इसमें, दूसरा जो स्टेप किया गया उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। इन्फेक्शन तो हो गया, लेकिन बैक्टीरियल मतलब वायरल डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए से अलग करने के लिए उसको ब्लेंडिंग किया गया। ब्लेंडिंग यानी उसको लेकर के मतलब दोनों के बीच की कनेक्शन को तोड़ने के लिए उसको ब्लेंड किया गया, मिक्स किया, मतलब ब्लेंडर में डाल करके उसको ब्रेक किया गया। दूसरे इवेंट में क्या हुआ, ब्लेंडिंग हुआ। अब ब्लेंडिंग हुआ, यहाँ पे ये बैक्टीरिया का डीएनए था, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, ये ऐसे ही था। इसमें भी यहाँ बैक्टीरिया का डीएनए था, इसमें क्या था कि बैक्टीरिया का डीएनए था। इसमें क्या था, बैक्टीरिया का डीएनए था, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग होने के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, यानी कि ये था ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग हो गया। तीसरी में क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में देखो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूज होती है, मशीन होती है, उसमें डाल करके और इन दोनों को स्पाइन मतलब ले करके स्पाइनिंग किया गया, रोटेट किया गया। तो हुआ क्या, जो हेवी आइसोटोप वाले थे, यानी कि जो हेवी थे बैक्टीरियल सेल थे, वो नीचे सेटल डाउन हो गए, और जो लाइट कैप्सिड जो बचा था वो ऊपर फ्लोट करने लगा। क्योंकि सारा प्रोसेस तो कल्चर मीडिया में हुआ था, हमने ये कल्चर मीडिया ले लिया, इस कल्चर मीडिया में हमने बैक्टीरियल सेल डाल रखा है, ऊपर से वायरस को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद इसी कल्चर मीडिया को लेकर ब्लेंडिंग कर दिया गया, कुछ देर तो इन्फेक्शन के लिए छोड़ दिया, 15-20 मिनट बाद इसको लेकर के फिर ब्लेंडिंग किया गया। ब्लेंडिंग में क्या हुआ कि जितने बैक्टीरियल सेल थे वो वायरस से अलग हो गए, ठीक। फिर किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल करके स्पाइन किया गया उसको, जिसके कारण जो हेवी थे वो पिलेट्स के फॉर्म में नीचे बैठ गए। जैसे कोई भी पिलेट्स होता है छर्रे की तरफ, हेवी एलिमेंट होते हैं तो वो नीचे बैठ गए, और जो कवर थे, कोट थे, ये ऊपर फ्लोट करने लगे। क्लियर। तो जो देखा क्या गया सेंट्रीफ्यूगेशन में कि जो जिसमें हमने क्या किया था कि सल्फर को यूज किया था, यानी कोट जो था, तो इसमें कोट मिला, मतलब इसमें क्या मिला, तो जो सुपरनेंट था, कोट था, वो एज इट इज़ रेडिएक्टिव मिला। जो बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हो गया था उसमें रेडिएक्टिविटी नहीं मिली। फिर से सुन लो, जिसमें कोट को रेडिएक्टिव किया गया था, डीएनए रेडिएक्टिव नहीं था, उसमें जो नीचे सेटल डाउन बैक्टीरिया थे, पिलेट्स के रूप में नीचे जो सेटल्ड हो गए थे, वो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल थे, उसमें रेडिएक्टिव एलिमेंट नहीं मिला। और जो ऊपर सुपरनेंट फ्लोट कर रहे थे उसमें रेडिएक्टिव मिला। दूसरा, उसमें जिसमें डीएनए रेडिएक्टिव था, उसमें क्या देखा गया कि जो नीचे सुपरनेंट थे, नीचे जो हेवी सेल जो हेवी थे, सेटल्ड डाउन हो गए थे, उसमें रेडिएक्टिव मिला, और जो सुपरनेंट थे उसमें रेडिएक्टिव नहीं मिला। जो सुपरनेंट थे वो क्या थे, नॉर्मल थे, और रेडिएक्टिव कौन मिला, बैक्टीरियल सेल मिला। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो जिस डीएनए में रेडिएक्टिव किया गया था, मतलब जिस बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेडिएक्टिव था, उस बैक्टीरियोफेज को जिस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कराया गया था, उस बैक्टीरिया का डीएनए रेडिएक्टिव हो गया। और जिसका
डीएनए नॉर्मल था, उस बैक्टीरिया का डीएनए नॉर्मल रहा। जिसका सल्फर रेडिएक्टिव था, कोट रेडिएक्टिव था, उसके कोट में मिला, यानी कि कोट का जो कैरेक्टर था वो डीएनए में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, जो डीएनए का कैरेक्टर था वो डीएनए में इंट्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ सुपरनेंट में क्या मिला? रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑब्जर्व्ड, और इसके सुपरनेंट में नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ लिख सकते हो सुपरनेंट कॉन्टेन रेडियो एक्टिव, सुपरनेंट कॉन्टेन S35, और इसके सुपरनेंट में P32 नहीं मिला था। सुपरनेंट डू नॉट हैव P32, P32 फाउंड इन बैक्टीरियल डीएनए। P32 कहाँ मिला था? बैक्टीरिया के डीएनए में मिला था, सुपरनेंट में नहीं मिला था, यानी ऊपर जो फ्लोट करने वाले थे उसमें नहीं मिला। फिर से सुन लो, हर्षा और चेज ने 2 बैक्टीरियोफेज लिए, एक बैक्टीरियोफेज को S35 से रेडियोएक्टिव बनाया, एक को P32 दिया था। तो जिसमें P32 दिया था उसका डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, और जिसमें S35 लगाया था उसका कोट रेडियोएक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि कोट में सल्फर होता है, डीएनए में सल्फर नहीं होता है। दोनों को 2 अलग अलग बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करा दिया, तो जिस बैक्टीरिया में डीएनए नॉर्मल था, कोट रेडियोएक्टिव था, उस बैक्टीरिया का डीएनए नॉर्मल रह गया। ठीक है, उसको बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन करके ब्लेंडिंग किया, ब्लेंडिंग यानी कि उसको उसके बैक्टीरिया और तभी तो सेंट्रीफ्यूगेशन में ऊपर नीचे दोनों सेटल्ड होंगे। बैक्टीरिया और वायरस के बीच की बॉन्ड को तोड़ा गया, दोनों के कनेक्शन को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद सेंट्रीफ्यूज में डाल के स्पाइन किया गया उसको। स्पाइनिंग के बाद जो हेवी सेल थे, बैक्टीरियल सेल जो हेवी थे वो नीचे सेटल्ड हो गए, और जो वायरस का कोट था वो ऊपर फ्लोट करने लगा। तो देखा गया फ्लोट जो कर रहा था सुपरनेंट बोलते हैं। तो इस जिसमें सल्फर रेडियोएक्टिव था उसके सुपरनेंट में रेडियोएक्टिव मिला, और जो बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हो गया था उसके सेल में रेडियोएक्टिव नहीं मिला। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो बैक्टीरियल सेल था उसमें नॉर्मल डीएनए था, नॉर्मल था यानी कोट में ही रह गया, वो डीएनए में नहीं है, तो इसका डीएनए रेडियोएक्टिव नहीं हुआ। और जिसमें P32 डाला था, कोट नॉर्मल था, उसको जब देखा गया तो उसके सुपरनेंट जो था ऊपर फ्लोट करने वाला बैक्टीरिया का वायरस का कोट था, उसमें कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं थी। और लेकिन बैक्टीरियल सेल जब सर्च किया गया तो बैक्टीरियल सेल के डीएनए में रेडियोएक्टिव मिला। तो इससे यह प्रूव हुआ कि बैक्टीरियल सेल के डीएनए में ही जेनेटिक, वायरस के डीएनए में ही जेनेटिक कैरेक्टर होता है, न कि कैप्सिड में होता है, या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो ये हर्षा और चेज का एक्सपेरिमेंट था। आता है कई बार इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन्फेक्शन में वही है कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट विथ बैक्टीरियल सेल या वायरस इन्फेक्ट विथ बैक्टीरियल सेल। ब्लेंडिंग आफ्टर इन्फेक्शन व्हेन बैक्टीरियल डीएनए incorporated with host DNA या bacterial DNA when viral DNA incorporated with host DNA. In infection bacterial DNA viral genome या बैक्टीरियोफेज जीनोम या फेज जीनोम इनकारपोरेटेड विथ बैक्टीरियल डीएनए में इनकारपोरेटेड हो गया, जाके जुड़ गया। आफ्टर ब्लेंडिंग दे सेपरेटेड बैक्टीरियल डीएनए एंड viral DNA separated, and by the process of centrifugation bacterial cells settle down and viral capsid floats on above. तो जो फ्लोट करने लगा कल्चर मीडिया में वो सुपरनेंट कहलाया, उसमें रेडियोएक्टिव था इसके, जिसमें सल्फर था, और जिसमें डीएनए रेडियोएक्टिव था उसके सुपरनेंट में रेडियोएक्टिविटी नहीं थी। एक और एक्सपेरिमेंट किया था, हालांकि उसने उस पे हुआ था, टीएमबी पे हुआ था, टीएमबी पे किया गया था। ये था बैक्टीरियोफेज का। टीएमबी पे भी एक टोबैको मोज़ैक वायरस है, याद आ गया, मैं बता देता हूँ अभी। टीएमबी जो होता है टोबैको मोज़ैक वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इस तरह से टीएमबी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो इस पे स्टेनले ने क्या किया था कि इसके कैप्सिड को अलग किया था। इसका ये कैप्सिड होता है जिसमें ये पूरा का पूरा वायरस रहता है, ये कैप्सिड है इसका। इसमें क्या किया कि इससे 2 चीज़ अलग किया उन्होंने। एक तो अलग किया इसका आरएनए, और एक अलग किया इसका कैप्सिड। यह अलग किया कैप्सिड और दूसरा क्या अलग किया इसका आरएनए। एक्चुअल में टीएमबी जो होता है टोबैको मोज़ैक वायरस, ये तंबाकू की पत्तियों में मोज़ैक डिजीज कॉज करता है।
तो इस दोनों को अलग किया। 2 तंबाकू के फ्रेश प्लांट लिए, एक प्लांट में क्या किया कि आरएनए को स्प्रेड कर दिया और दूसरे प्लांट में कैप्सिड को स्प्रेड कर दिया। जिस प्लांट में आरएनए को स्प्रेड किया था वो इन्फेक्टेड हो गया, उसमें बीमारी हो गई, और जिसमें कैप्सिड स्प्रेड किया था उसको डिजीज नहीं हुई। तो यहाँ भी प्रूव हुआ था कि डीएनए और आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल के लिए है, यानी जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। अब दोनों में से बेटर कौन होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट कर मतलब एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, हर्शा और चेज का था।